पहली भीख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मांगी वो ये थी कि उनके लॉ कॉलेज का परमिशन की भीख थी कि इस्लामिया कॉलेज के पास एक रोड वाइडनिंग का प्रपोजल था बल्दिया का, उसको रोका गया। सदर मजलिस को इन्होंने स्टूडेंट्स का हवाला दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर कासिम, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िम्मेदार विजयनगर डिवीज़न। आप तमाम के दरमियान में आने का मेरा एक ही मकसद है कि चड्डी गैंग के झूठों का पर्दाफाश करने के लिए आ रहा हूँ, और मैं तब तक आऊँगा जब तक ये चड्डी गैंग झूठों को बंद नहीं करते। मैं कई वीडियोस देखा जिसमें चड्डी गैंग ने कई सारे एल फैल अल्फाज का इस्तेमाल किया है। मैं उन तमाम को एक शेर के ज़रिए उनका जवाब देना चाहता हूँ। तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी, तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी, जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा ना पायदार होगा। तो इस शेर को बहुत ही गहराई से सुनने की ज़रूरत है चड्डी गैंग के मेंबर्स को। खैर, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आवाम का। मिस्टर ख्वाजा बिलाल ये कौन है, कहाँ से आए और इनकी पहचान क्या है, मैं आपको बताता चलूँ। मिस्टर ख्वाजा बिलाल को सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक स्नूकर पार्लर से उठाकर बल्दिया का इलेक्शन लड़वाया, उनको एक कॉरपोरेटर की टिकट देकर उनको कॉरपोरेटर बनवाया। तो इन्होंने इनके कॉरपोरेटरशिप के दौरान सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के जूतियों के पास बैठकर जो भी थोड़ी बहुत सियासत सीखी, आज उसका इन्हों मुजाहरा कर रहे हैं। ये वही बात हो गई, हमारी बिल्ली हमार को मियाओ। और ये भी बात कहता चलूँ, जब इनकी कॉरपोरेटरशिप थी तो इन्होंने कई सारे जमात से फ़ायदे उठाए, अपने मफाद के लिए इन्होंने जमात को इस्तेमाल किया, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम को इस्तेमाल किया। जैसे कि इस्लामिया कॉलेज के पास एक रोड वाइडनिंग का प्रपोजल था बल्दिया का, उसको रोका गया। सदर मजलिस को इन्होंने स्टूडेंट्स का हवाला दिया और ये कहा कि अगर ये कॉलेज छोटा हो जाए रोड वाइडनिंग के बाद तो स्टूडेंट्स एडमिशन में प्रॉब्लम हो जाएगी और कई स्टूडेंट्स महरूम हो जाएंगे इस कॉलेज से। तो सदर मजलिस ने स्टूडेंट्स के खातिर, उनके मुस्तकबिल के खातिर वो रोड वाइडनिंग का प्रपोजल को डाइवर्ट करवाया। और उसके बाद इन्होंने जैसा अपना काम पूरा मुकम्मिल हो गया, इन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन किया और कई दूसरे रियासतों में जाकर कई सारे एल फैल का बातों का इस्तेमाल किया मजलिस के ताल्लुक से, और वहाँ पर जाकर इन्होंने इमरान प्रतापगढ़ी का हाथ पकड़ा। वही इमरान प्रतापगढ़ी जिसको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तायीद से उन्होंने आज राज्यसभा के MP बने। अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इनकी तायीद नहीं करती थी तो इमरान प्रतापगढ़ी उनकी ज़िंदगी में राज्यसभा के MP नहीं बन सकते थे। तो मैं ये बताता चलूँ, इसके बाद इन्होंने फिर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद पहली भीख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मांगी वो ये थी कि उनके लॉ कॉलेज का परमिशन की भीख थी। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये नहीं देखा, इन्होंने दूसरे रियासतों में जाकर मजलिस के ऊपर तनकीद की या जो एल फैल बातों का इस्तेमाल किया, उन्होंने उसको नज़रअंदाज कर कर खुद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी के पास जाकर वहाँ से लॉ कॉलेज का परमिशन दिलवाया। और उसके बाद मिस्टर ख्वाजा बिलाल ने इस कॉलेज का इनाग्रेशन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों करवाया, जहाँ पर इनके वालिद मोहतरम और इनके भाई ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को पेट में मुंडी डालकर उन्होंने शुक्रिया अदा किया और ये कहा कि ख्वाजा बिलाल ने जब कांग्रेस ज्वाइन किया तो काफ़ी कोशिश की कि इस लॉ कॉलेज का परमिशन हासिल हो, मगर वो नाकामयाब रहे। फिर से मजलिस में ज्वाइन करने के बाद चंद दिनों में इस लॉ कॉलेज का परमिशन आ गया। तो मैं ये बताता चलूँ, और इसके ऊपर मेरे को एक बहुत मशहूर शेर है वो याद आया, पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त खुद बताएगा गद्दार कौन है। इनका मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा जिसमें इन्होंने कहा कि मजलिस के तमाम MLAs और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इस गवर्नमेंट के स्कीम्स के एप्लीकेशंस बांट रहे हैं जिसमें टिल्लू की फ़ोटो है। तो मैं एक बात को वाज़ेह कर दूं, चाहे वो टिल्लू की फ़ोटो हो या बिल्लू की फ़ोटो हो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हमेशा वन टाइम एजेंडा रहता है कि हमेशा वो दरमियान में, आवाम के दरमियान में आए, गवर्नमेंट स्कीम्स को उनके घर घर पहुंचाए और गवर्नमेंट स्कीम्स का फ़ायदा आवाम को हो। ये हमेशा हमारा एक कमिटमेंट रहता है
कि आवाम की तरफ हम हमेशा, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, हम चाहते हैं कि तमाम गवर्नमेंट स्कीम्स आवाम तक पहुँचे और आवाम इसका फ़ायदा उठा सके। और उस वीडियो में मैंने ये भी देखा, इन्होंने 65 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जहाँ-जहाँ एमएलएज़ है, वहाँ पर राशन कार्ड से, जिसे फूड सिक्योरिटी कार्ड कहा जाता है, वहाँ से वो महरूम रखा आवाम को। तो मैं इनको ये बताता चलूँ कि 2016 मार्च में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने ऐवान असेंबली में उठकर मिनिस्टर फॉर सिविल सप्लाई से कई सारे मुतालबे किए राशन कार्ड के सिलसिले में, और उन्होंने कहा कि सिविल सप्लाई सर्कल 1 एंड 2 हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट, जिसमें तमाम मोल सिटी के एरियाज आते थे, उसमें कई सारे एप्लीकेशन सबमिट किए गए थे। उसका क्या हुआ? उन्होंने सिविल सप्लाईज मिनिस्टर से इसका मुतालबा किया, तो तभी सिविल सप्लाईज के मिनिस्टर उठकर उनको जवाब दिया कि सर्कल 1 में 93,512 एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट किया गया था, जिसमें 82,554 को मंजूरी दी गई थी, और सर्कल 2 में 1,22,788 एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट किया गया था, जो और 1,05,210 को मंजूरी दी गई थी। ये डायनेमिक की रजिस्टर होता है सिविल सप्लाईज का, उसका डेटा बता रहा हूँ, और मिनिस्टर फॉर सिविल सप्लाईज ऑन रिकॉर्ड आकर असेंबली में इसके तफसीलात दिए हैं। आपको मैं वीडियो अपलोड करूंगा, वो आप देखिए, आप खुद गूगल करिए, आप खुद फैसला लीजिए कि कौन झूठ है और कौन सच है। सर, ये जितने राशन कार्ड्स को रिजेक्ट किए हैं, किस बुनियाद पे रिजेक्ट किए हैं? और थर्ड मेरा क्वेश्चन ये है साहब, जितने एप्लीकेशंस को एलिजिबल जो माने गए थे, लिस्ट दिए गए हैं साहब, 90,000 9 लाख 1,000, ये चेंज जो एलिजिबल जो आप करार दिए इसमें, तो इतने एलिजिबल कार्ड होल्डर्स को सारों को आप कार्ड दे दिए हैं, फूड सिक्योरिटी कार्ड, या नहीं दिए हैं? कितनों को दिए हैं, कितनों को नहीं दिए हैं, और जितनों को नहीं दिए हैं उनको कब देंगे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। क्या गवर्नमेंट कुछ ऐसा सर्वे करी या फाइंड आउट करी है कि कितने बोगस राशन कार्ड्स हैं? हाउ मेनी राशन कार्ड्स आर बोगस? बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग सर, द बोगस राशन कार्ड पीपल आर एंजॉयिंग द राशन, and the real eligible and the needy people are getting denied because they do not have this food security card sir. जो सर्किल 1 एंड 2 के बारे में जो आप बात कर रहे हैं सर, सर्किल 1 93,512 हम रिसीव किए हैं, उसमें रिजेक्ट हुआ है 9,958 अभी जो एलिजिबल कार्ड निकाला है 83,554। सर्किल 2 1,22,788, उसमें से 17,578 रिजेक्ट हुआ है। अभी जो बचा है 1,05,210 अध्यक्षा। उसके बाद 2021 में 7 अक्टूबर को 2 एमएलएस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहमद पाशा खादरी साहब और कौसर मोइनुद्दीन साहब ने ये कहा कि जो राशन कार्ड कैंसिल किया गया था, जो भी जो है 3 महीने तक राशन नहीं लिए गए थे कोविड के दौरान, और जो हॉस्पिटल में थे एडमिट, उनके राशन कार्ड्स को डीएक्टिवेट कर दिया गया था, वो तमाम कार्ड्स को इमीडिएटली एक्टिवेट करने का मुतालबा किया। और ये भी कहा कि 2014 से 21 तक का डेटा दीजिए, आप हर साल कितने राशन कार्ड्स को मंजूरी दी गई। तो मिनिस्टर फॉर सिविल सप्लाईज उठकर तफसीली जो है बयान किया 2016 से 21 तक का। 2016 में 94,417 कार्ड्स को मंजूरी दी गई थी, और 2017 में 36,039 कार्ड्स को मंजूरी दी गई थी, और 2018 में 1,65,000 कार्ड्स को मंजूरी दी गई थी। 2019 में 64,471 कार्ड्स को मंजूरी दी गई थी, और 2021 में 3,11,000 कार्ड्स को मंजूरी दी गई थी। टोटल 90 लाख कार्ड्स को मंजूरी दी गई थी तेलंगाना स्टेट में, जिसका फायदा 2,81 लाख को हुआ है, बेनिफिशियरीज को हुआ है। राशन कार्ड का मसला एक अहम मसला है, खुसूसन जब ये दरख्वास्तें वसूल की गई तो पिछले 3-4 साल से जो दरख्वास्तें रुकी हुई थी, पहले उनको क्लियर करने का ऐलान किया गया, उसके बाद जो नए दरख्वास्त गुजार थे उनको करे।
लेकिन अभी बहुत सारे लोग इससे महरूम हैं। 30 सितंबर को आखिरी तारीख थी इसकी, और इसमें मजीद तोसी की ज़रूरत है क्योंकि मुस्तहक लोगों को महरूम रखा गया है। दूसरी अहम बात यह है कि फूड सिक्योरिटी कार्ड के लिए जो बुनियाद बताई गई है उसकी इंक्वायरी में बेज़ाब्तगियाँ बहुत हो गई। मतलब ये 1-2 महीने आदमी बीमार है, कार्ड होल्डर 2 महीने तक अनाज नहीं लिया तो उनका कार्ड कैंसिल कर दिया गया। और लॉकडाउन में लोग गांव को जाके आए, 4-4 महीने लॉकडाउन के गांव में रहे, उन्होंने हैदराबाद आते उनका कार्ड कैंसिल कर दिया गया। ऐसे कई गरीब लोगों को कार्ड से महरूम रखा गया है। रियासत तेलंगाना 2014 से लेकर आज की तारीख तक कितने एप्लीकेशंस आए और कितने एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया गया, और मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, जो रिजेक्ट किए गए उसकी वजह क्या है? వచ్చిన తర్వాత ప్రతి ఇయర్ అధ్యక్ష 2016లో 94,417 కార్డ్స్ ఇచ్చిన అధ్యక్ష. దానికి గాను 3,30,450 మంది అభ్యర్థులకు కార్డ్స్ అందజేయడం అధ్యక్ష. 2017లో 36,039 కార్డ్స్ ఇచ్చిన అధ్యక్ష. దాని ద్వారా 1,26,136 మంది లబ్ధిదారులకు కూడా కార్డ్స్ అందజేయడం అధ్యక్ష. 2018లో అంటే అధ్యక్ష ప్రతి ఇయర్ కూడా చూడండి, 2018లో కూడా 1,65,036 కార్డ్స్ ఇచ్చినాం అధ్యక్ష. 5,77,626 మంది లబ్ధిదారులు కూడా కార్డ్స్ అందజేయడం అధ్యక్ష. అట్లనే 2019లో కూడా అధ్యక్ష 64,64,471 మంది కార్డ్స్ కూడా ఇచ్చింది అధ్యక్ష. దాని ద్వారా 2,25,649 లబ్ధిదారులకు కార్డు అందించారు అధ్యక్ష. చివరిగా అధ్యక్ష మొన్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అంటే ప్రతి సంవత్సరం కూడా అప్లికేషన్ తీసుకోవడం జరిగింది, ప్రతి సంవత్సరం కూడా క్లియరేజ్ అధ్యక్షగా. చివరిగా జూన్ 8వ తారీఖు నాటి ప్రభుత్వం జూన్ 8 వరకు ఉన్న మొత్తం కార్డ్స్ సంఖ్య ఎంత ఉన్నదో అన్నిటి క్లియర్ చేయమని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి ఒక గొప్ప మనసుతో కార్డ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష. చివరిగా 2021లో మొన్న జూన్ 8 వరకు ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నది. జూన్ 9లో అన్ని పేపర్లు వచ్చింది అధ్యక్ష. జూన్ 10 వరకు కూడా ఈ వెబ్సైటు అప్లికేషన్ తీసుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఆ రోజు 2021లో 3,11,25,000 కార్డ్స్ను ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష. దాని ద్వారా 8,70,285 మంది లబ్ధిదారులు కూడా కార్డ్స్ అధ్యక్ష. तो मैं ये बताता चलूं, ये 65 साल का डेटा मांग रहे हैं, मैं इनको 2016 से 21 का डेटा दिया हूं. आप देखिए ये जो गैंग निकली हुई है, ये तमाम का एक ही मकसद और मंशा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इत्तेहाद को तोड़े और एक फॉल्स प्रोपेगेंडा और तमाम झूठों को आपके सामने पेश करे, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ब्रेन वॉश करे. तो मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं, ये सोशल मीडिया का दौर है, आप खुद अपने लैपटॉप पे या अपने मोबाइल में सर्च करिए, ये तमाम तफसीलात आपके दरमियान में है. और इन्होंने एक और बात कही उसमें कि राजस्थान में बीजेपी के जीतने की जो है वजह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है. तो मैं इन नादान को ये बताता चलो कि राजस्थान में 200 सीट असेंबली के जिनमें सिर्फ 3 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट्स ठहरे थे. और इन्होंने हवा महल के बारे में कहा. हवा महल में बीजेपी ने 95,989 वोट्स लिए और कांग्रेस ने 95,015 वोट्स लिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 588 वोट्स लिए. अगर हम कांग्रेस और MIM को मिला देते हैं तो 95,603 वोट्स होते हैं. फिर भी बीजेपी का उम्मीदवार 386 वोट से आगे है. तो आप बताइए मजलिस के उम्मीदवार ठहरने से बीजेपी कैसे कामयाब हुई, ये उनको फैसला करना है. मजलिस तो 3 सीटों पर ठहरा करी थी और दूसरे 197 सीट्स पे तो कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को जो है जिता सकती थी, मगर वो नाकाम रही हमेशा की तरह. तो मैं फिर से आपके दरमियान में बहुत जल्द हाजिर होऊंगा.